जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4 चैप्टर है इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। पहले दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद आखिर किसको कहा जाता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसे कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदे देखे अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दे या उसके अंदर देश के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जिसे समझते हैं दोस्तों, राष्ट्रवाद उसको कहा जाता है कोई भी एक समाज में, कोई भी एक सामाजिक परिपक्वता हो ना, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदा हुए, जिसे उसमें अपना फायदा नहीं देखना, बिना अपना फायदा हुए वह देश के बारे में क्या करे, देश के प्रति क्या करने लगे, सोचने लगे। अपना फायदा नहीं देखना, देश को देखना है। देश के प्रति अगर वो क्या करने लगे, सोचने लगे, जिसके अंदर देश के प्रति कुछ का हो जाए, लगाव हो जाए, उसके देश के प्रति कुछ का हो जाए, लगाव, उसके अंदर देश के प्रति का हो जाए, कुछ लगाव हो जाए न, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। जिसके अगर देश के प्रति उसके अंदर का हो जाए, कुछ लगाव उत्पन्न हो जाए, उसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। जो अपने देश के प्रति सोचे और लगाव के प्रति भावना का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो देश के प्रति सोचने लगे, उसमें कहा जाए लगाव हो जाए देश के प्रति, और उसके अंदर भावनाओं का विकास हो, उसके शरीर के अंदर कहा जाए भावनाओं का विकास होता है, उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों। और जिस व्यक्ति के में ये भावना पनपता है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के प्रति, अपने देश के प्रति कहा जाए लगाव हो जाए और वह भावना पनपे अपने देश के विकास के प्रति, वैसे व्यक्ति को ही कहा जाता है कि व्यक्ति जो है राष्ट्रवादी। दोस्तों आप पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद का सार्थक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। पहले तो एक लोगों में, एक हर व्यक्ति में एक चेतना जगे राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव हो। यानी देखिए दोस्तों, मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि जो अंग्रेज था वह भारत को किसी न किसी क्षेत्र से, हर एरिया से, राजनीतिक से हो, सामाजिक से, आर्थिक से, धार्मिक से, बौद्धिक से, सांस्कृतिक से, किसी न किसी तरह से शोषण करता था। अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, अपने आप को भगवान के श्रेणी में मानने लगा था ना। तो इस चलते इसके रवैया के देख के, इसके मैंने चल चरित्रण को देख के, उसके अंदर का जो भाव को देख के, जो दुर्व्यवहार यानी कि दुष्टीकरण को देख के हर व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया। हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति अंग्रेज के प्रति क्या करने लगे, दुष्प्रभाव से सोचने लगे। यानी उसको अंग्रेज के जितने भी लोग थे, यानी कि जो भी यहाँ शासन किया, वह सब क्या चाहता था, भारत को शोषण करना। भारत के प्रति वैसा एक कोई रूल नहीं लाया जिससे भारत के वासियों के लिए का हो, एक हित में हो। यहाँ का जो भी शासन किया, जो भी कानून लाया, वह सब का लाया, भारत के विरोधी लाया। एक भी वैसा उसका कानून नहीं था जिससे भारतीय लोग को कुछ राहत मिले। जब भी कोई कानून बनाता था जिससे भारत लोगों का होता था, शोषण होता था, भारतीय लोगों को दिक्कत होता था। अब दोस्तों जानते हैं प्रमुख कारण। अब भारत के प्रति अंग्रेज ने बहुत सारा क्रूरता को अपनाया, बहुत सारे नीतियां अपनाई ना, जिससे भारत को क्या किया जाए, शोषण किया जाए। अपने आप को कभी भी नीच नहीं समझता, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था और भारतीयों को सबसे नीच मानता था। जिसके कारण बहुत सारे कारण है, जिसमें हम लोग कुछ कारणों के क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। जैसे है राजनीतिक कारण हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन, यह भी जो अपने आप को एकदम भगवान मानता था, ये ऐसा कानून लाता था लॉर्ड लिटन, जिससे भारतीय लोगों एकदम के शोषण होता था। यानी भारत के लोगों के क्या होता था, बहुत ज्यादा शोषण होता था। और एक लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, दोनों एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के बारे में कभी भी हित में नहीं सोचे। जब भी उन लोग कोई कानून लाता था, ऐसा कानून लाता था जिससे भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। लॉर्ड लिटन कहा किया दोस्तों कि यह
एक कानून लाया ना, यह एक क्या कानून लाया जिसका नाम था 1878 ईस्वी में वाकनुलर प्रेस एक्ट। प्रेस में होता है मीडिया दोस्तों मीडिया होता है, एक्ट में होता है कानून। एक ऐसा कानून लाया, इन लोग तो शुरू से लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफी आगे बढ़ चुकी थी। इन लोग ऐसा ऐसा कानून लाता था ना दोस्तों, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ऐसा ऐसा कानून लाता था जिससे लोगों में राष्ट्रवादी का क्या होगा, भावना उत्पन्न हो गया। हर व्यक्ति राष्ट्रवादी बनने के लिए क्या होगा, ऊंचा क्योंकि इन लोग वैसे ही कानून लाता था जिसमें 1878 ईस्वी में वानकलुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। यह कहा क्या, लॉर्ड लिटन जो था एक कानून लाया था कम 1878 ईस्वी में, जिसमें इसका नाम था वानकुलर प्रेस एक्ट, जिसे लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। यही कहा क्या था, एक कानून लाया था और यहाँ क्या कर दिया था, पारित कर दिया था, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाले पत्रिका पर रोक लगा दिया गया। जिसमें इस कानून का नियम क्या था कि जो भारत के भाषा में, जैसे भारत की भाषा हिंदी था ना, और जो भारत के अपना अपना स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज होता है, जो अपना अपना स्टेट में अपना अपना लैंग्वेज में, जैसे मतलब उड़िया में, बंगाली में, चाहे मराठी में, जो भी अपना अपना लैंग्वेज में जो भारत में जो छपता था, हिंदी में जो भी छपता था उस सब पका कर दिया, रोक लगा दिया। जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगाया, जिसके बाद को लेकर भारतीय लोगों में विद्रोह हुआ। वो दिमाग लगाया दोस्तों, दिमाग ये लगाया कि हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है। अगर माने तो अगर पेपर अगर निकला सब भाषा में निकला, अगर सब व्यक्ति अगर पढ़ लेंगे तो अंग्रेज के प्रति अगर कोई, जिसे मानते हम भारत के हैं तो भारत के प्रति अगर अंग्रेज अगर कोई दुर्व्यवहार करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो जब हम लिख देंगे अपने लैंग्वेज में तो मेरे जितने भी भारतीय हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं उस लैंग्वेज में तो पढ़ जाएंगे, तो अंग्रेज के प्रति क्या होगा, आक्रोश होगा। और अंग्रेज जानता था कि अपना इस आक्रोश को दबाने के लिए कह दिया कि जितने भारतीय हैं ना वो सब क्या करें, अपना अपना कोई भी हिंदी में या अपने लैंग्वेज में कोई भी अपना पत्रिका को नहीं निकालेगा, जो भी निकालेगा वो सब इंग्लिश में निकालेगा और अंग्रेजी में निकालेगा। और ओहू में प्रतिबंध लगा दिया कि मेरे खिलाफ यानी अंग्रेज के खिलाफ आप उसमें एक भी शब्द गलत नहीं लिख सकते हैं। वो ऐसा ही इसलिए कि हम दबाने के लिए भारतीय लोगों के मन, कहीं अगर कोई क्रूरता से कहीं अगर गोली चलवा देता है, कहीं मार देता है, कहीं ज़्यादा लगा ले रहा है, तो इस सब को दबाने के लिए ये सब क्या कर रहा था, नीति को अपना रहा था कि ना पेपर में लोग पढ़ेगा, घरे घरे जाकर लोग कितना कोई के बताएगा, कितना कोई के कहेगा। वैसे था कि पेपर में निकल गया, टोटल सब कोई जान जाता था। जितने भी लोग अंग्रेज के प्रति आकर्षक हो जाते थे, विद्रोही करने लगते थे, तो इस सोचता था कि ना कोई सुनेगा, ना कोई जानेगा और ना मेरे प्रति कोई विरोध करेगा। उससे बढ़िया है कि पेपरवे के क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। जिसमें भारतीय लोग भी इस नियम को लाने से लॉर्ड रिपन को जो नियम प्रेस एक्ट जो लागू किया था, वानकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत भारत में आक्रोश हो गया, कहा कि नहीं जो अंग्रेज कर रहा है क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। 1879 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक और एक्ट लाया गया, एक और कानून बनाया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट, जिसे इसको शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत कहा गया कि अगर भारतीय लोग शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा, जबकि अंग्रेज के लिए ऐसा नियम नहीं था। इस बात को लेकर जमकर विरोध किया गया और राष्ट्रवाद का भावना विकास हुआ। यानी कहने का मतलब एक जो शस्त्र अधिनियम जो कानून लाया, आर्म्स एक्ट जो कानून लाया लॉर्ड लिटन, यह दिमाग का लगाया 1889 में कि कोई भी भारतीय जो है अशस्त्र नहीं रखेंगे, यानी गोली बंदूक भाला गणासा जो भी है वह सब कुछ भी क्या करेंगे, नहीं रखेंगे ना। ये एक कानून बना दिया, अगर रखेंगे आप धरा जाइएगा तो आपका केस होगा, मुकदमा होगा। लेकिन यही बात अंग्रेज फ्री था, अंग्रेज कुछ भी रख सकता था, लेके घूम सकता था, चाहे कोई भी औजार क्या कर सकता था, रख सकता था, लेकिन कोई भारतीय नहीं रखता था। उसको जानता रहा था, जो अंग्रेज था वो जान रहा था कि अगर भारतीय अगर सब अगर अशस्त्र रख लेंगे, कभी अगर हमला होगा तो हम पर क्या करेंगे, टूट जाएंगे। वो जानता था, इससे पहले ही कोई ऐसा कानून लगा दिया जाए कि भारतीय के पास कुछ ना रहे, अगर हम अगर उसको मारबो करेंगे तो हमको कुछ करेगा नहीं।
इसके लिए क्या किया, ही कानून लाया था। लेकिन जो भी कानून लाया, लॉर्ड लिटन चाहे जो भी अंग्रेज का जो यहाँ शासन किया, जो भी कानून लाया, उस सब पर भारतीय विरोध किया, सब पर जमकर विरोध हुआ ना। एक आक्रोश हो गया, भारत के लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जग गया कि जो भी है अब अंग्रेज हम लोग का कोई शोषण के सिवाय कोई करने वाला नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है, जो भी करेगा हम लोग से लेवे करेगा, देगा नहीं। जिसके लिए जमकर विरोध किए लोग, राष्ट्र भावनाओं का हुआ और ज्यादा। वो सोचता था कि हम दबाएं, लेकिन जस्ट होता था उसका उल्टा। वो सोचता था कि भारतीय लोग क्या करें, दबाएं, दबेंगे, लेकिन भारतीय और उग्र होते थे और जो भी शांत रहते थे ऐसा ऐसा कानून लाता था जिसके तहत भारतीय लोग में और अपने राष्ट्र के प्रति चेतना जगना का हो गया, शुरू हो गया और उसके प्रति एक पूरा विरोध करना का कर दिए, शुरू कर दिए। जिसके तहत वो बहुत सारा बिल लाया। 1883 में इल्विन बिल पारित किया जिसे यूरोपीय और भारतीय के प्रति लाया गया था। बहुत सारा वैसे ही फिर था। 1899 में लॉर्ड कर्नल कलकत्ता कॉम्प्लेक्स एक्ट पारित किया जिसके में कलकत्ता में जो चुनाव होने वाला थे उसके प्रति लाया। जो भी लाया था, जब लाया कानून, जब भी एक पारित किया तब भी विरोध हुआ। उसका कोई सोचता था कि सब शांति रहेंगे, लेकिन शांति ना रह के और उग्र ही होते थे। 1905 में बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड कर्नल आया लेकिन फिर इसको वापस लेने पड़ गया था। ये कहा कि 1900 पूछ देता है कभी कभी, बंगाल विभाजन कब 1905 में क्या किया था, कानून लाया था, लेकिन इसको वापस लेने पड़ गया था। 1907 में देश विरोधी सभा अधिनियम लाया। मैंने हमेशा देखता था कि भारतीय जब एकजुट होने लगते कोई ना कोई कानून लाके क्या करता था, थोपता था, लेकिन उससे कुछ होने जाना नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चेतना का हो गया था, जग गया था। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, एक तो फिर कानून लगावे किया था, फिर एक इंडियन प्रेस यानी मीडिया पर, जो भी मीडिया पे थे उस पर और एक कानून लगा कर दिया कि आप अगर कोनो चीज अगर छापिएगा लिखिएगा तो आपको पर केस हो जाएगा, ये होगा वो होगा। मैंने 52 तरह से एक लगा के ये सारा प्रक्रिया एक चलते कर रहा था कि भारतीय का होके दबे, लेकिन जस्ट होता था क्या, इसका उल्टा। क्योंकि हर भारतीय के अंदर एक चेतना जग गया था, एक राष्ट्र के प्रति एक चेतना जग गया था। सब कोई जानता था कि अंग्रेज जो भी कर रहा है या जो भी करेगा, या फिर उसका भी दिल दिमाग में था कि भारतीयों को शोषण करना है, इनको दबाना है, लेकिन जस्ट सब होता था उल्टा। चलिए दोस्तों, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण जान गए, क्या था। पहला कारण जाने राजनीतिक कारण, अब दूसरा का जान रहे हैं आर्थिक कारण। अंग्रेज ने भारत के उपनिवेश की आर्थिक नीति को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को जमकर शोषण किया, जिसमें भारतीय लोग काफी प्रभावित हुए। इसके कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गए और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम चरम सीमा पर गई। देखिए दोस्तों, आर्थिक स्थिति में अंग्रेज क्या किया, वो क्या किया कि सबसे ज्यादा बल दे दिया अपना उपनिवेश पर। उपनिवेश का मतलब जानते हैं दोस्तों, अपना देश से सामान ला के यहाँ क्या करना, बेचना शुरू कर दिया। और यहाँ के जो छोटे मोटे रोजगार थे, रोजी रोटी, तो उसको जो था ना, उसका दाम क्या कर दिया, घटा दिया। जो भारत के जो सामान बन रहा था, भारत में जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे बन रहा था, उसका जो रेट था वो क्या किया, घटा दिया और अपना रेट क्या कर दिया, बढ़ावा कर दिया। जिसके तहत एकदम इन लोग का जो स्थिति था ना, जो छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे, वो सारे की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। लास्ट में इन लोग का अपना जो रोजगार था वो क्या करने पड़ गया, बंद करने पड़ गया। जिससे मानते रोजगार तब तक दूर पे आ रहा था, लेकिन एकदम रोजगार घाटा में ही जा रहा था। जिसके तहत इन लोगों का हुआ बहुत सारा घाटा हुआ, अपना अपना रोजगार का कर दिए, बंद कर दिए। और जब जो छोटे मोटे उद्योग धंधा जो था वो सब बंद हो, तो इन लोग का रोजगार बंद हो गया। जिसके तहत इन लोग आ गए रोड पे। तो मान लेते रोड पर आ गए, तब काम करने कहाँ जाएंगे, तो अंग्रेज के घर, अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज के कंपनी में जाएंगे तो उन लोग जो था मनमानी करवाता था काम। 8 घंटा करना तो 12 घंटा, 12 घंटा तो 13 घंटा, और खट रहे से खट रहे, नहीं कि मैंने आराम करके कुछ भी नहीं। तो जिसके तहत तीन लोग काम भी करवाता था और जो उचित मजदूरी जो होता था वो भी क्या करता था, नहीं देता था। इस समय जितने भी रोज जो लेबर थे उन लोग का एकदम स्थिति दयनीय हो गया था। और जो किसान लोग थे उन लोग का भी स्थिति क्या हो गया दयनीय, जो खेत पर टैक्स लगाया, कर लगा दिया, और कर भी था तो आवश्यकता से ज्यादा था। और उससे भी ज्यादा दिक्कत क्या था, तो सरकार मान लेते हैं 2 kg कर लगाया, तो जो तहसीलदार साहब हैं वो क्या करते 4 kg लेना शुरू कर दिए। मैंने उससे ज्यादा कर का करना, लेना दोगुना लेना, ज्यादा उससे लेना का कर दिया शुरू। तो ये किसान तो एक तो ऐसी स्थिति खराब है,
और एक कर देते देते क्या हो गया, भारतीय किसान की स्थिति एकदम दयनीय हो गया, भारतीय लोग की स्थिति का हो गया, जितने भी लोग थे सब एकदम दयनीय स्थिति में आ गए, जिसके तहत बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। जो भारत की स्थिति, जो अर्थव्यवस्था था एकदम चरमरा गया, एकदम बहुत सारा दिक्कत हुआ। अंग्रेज इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, सिर्फ अपना उपनिवेश पर ध्यान देता था, अपना सामान अपना बिक्री पर ध्यान देता था। गरीब खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, दिक्कत में है कहाँ है, उसे उसको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना से मतलब था। भारतीयों को पूर्ण रूप से भरपूर क्या किया, वो शोषण किया, मैंने जिंदा रहते हुए क्या किया, वो मुआ दिया। दोस्तों आप जानते हैं सामाजिकरण, अंग्रेज ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव किया तथा 1857 में सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया। अंग्रेज क्या किया था, या मेन जो धंधा अपनाया वह क्या किया था, भारतीय लोगों को पहले तो काले गोरे पका करता था। जैसे मतलब जहाँ पर अगर काले भारतीय रहते थे, जो गोरे अंग्रेज रहते थे, वहाँ पर ही उस जगह पे आपको नहीं जाना है, वहाँ पर जिस कुर्सी पे वो बैठ जाएंगे वहाँ पर नहीं बैठना, जिस ट्रेन के बोगी में वो चढ़ जाएंगे आपको नहीं चढ़ना है। मैंने वैसा वैसा व्यवहार करते थे लोग। जिस रास्ते से भारतीय जाते थे उस रास्ते से अंग्रेज नहीं जाता था, उसका एक अलग रास्ता था, उस रास्ते पर अगर भारतीय चल जाते थे तो इस सब उन लोग का एक बहुत ज़्यादा भेदभाव वाला उत्पन्न भावनाओं थे। और 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया। वो कहा किया कि वही फूट डालो और राज करो की नीति का कर लिया, अपना दिया। जैसे माते हिंदू के मंदिर में गाय कटवा के डलवा देना, मुस्लिम के मंदिर में सुगर कटवा के डलवा देना, ऐसे फूट डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना क्या कर दिया, शुरू करता था। वो दिमाग लगाता था कि फूट डालो और राज करो। यहां तक कि भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। अब जो रेलगाड़ी था उसमें अगला जो बोगी रहता था, आगे वाला जो बोगी रहता था, वह सिर्फ अंग्रेज ही बैठ के जाता था, पीछे वाला बोगी में ही भारतीय जाते थे। अगर मान लेते हैं किसी तरह अगर बाई चांस अगर भारतीय अगर अगला बोगी में चढ़ गए तो उनको उठा के बिक देता था, चाहे बहुत तरह से दुर्व्यवहार करता था जिसको मैंने हद ही नहीं है। वह सब अंग्रेज क्या करता था। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली सा दंड दिया जाता, जबकि भारत के लोग कठोर दंड दिया जाता। मानते हैं अंग्रेज अगर कोई गलती किया, चाहे कोई किसी जोरे अगर मारा पीटा, चाहे लड़ाई झगड़ा कहीं भी अगर कुछ हुआ तो उसके लिए चोरी किया, डकैती किया, मैंने कुछ भी किया या तो उसके लिए एक मामूली सा दंड दिया जाता था, मैंने मामूली से केस किया जाता था। लेकिन अगर वही काम अगर भारतीय कर जाते थे, उनसे कड़ा से कड़ा दंड, अपराध, जेल, बहुत सारे चीज को क्या करने पड़ता था, सहने पड़ता था। अंततः अंग्रेज शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था से भारतीय काफी नाराज थे। अंग्रेज की जो पुलिस था, जो शासन थी, जो व्यवस्था थी, जो सरकार चल रहा था, उसे भारतीय लोग काफी का थे, नाराज थे, उससे कोई भी खुश नहीं था। भारत के लोगों के पास नौकरी के पद ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता था। जैसे भारत में अगर कोई नौकरी के अगर वो फंड निकालता था, कोई मैंने निकालता था पद, कोई बहाली करता था, जिसमें पद के लेके जो ऊंचा पद होता था अंग्रेज को देता था, जो नीचा पद होता था वह क्या करता था, भारतीयों को देता था। माने कि पद में भी, नौकरी में भी बहुत सारे भेदभाव करता था, जिसके भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये जो नौकरी नहीं होने के कारण जो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया। साथ से साथ भारत गरीबी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा था। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का खूब प्रचार किया। इस समय क्या था कि जो भारतीय में जो बहुत सारा बहुत सारे जो था गरीबी की समस्या बढ़ रही थी, और अंग्रेज क्या कर रहा था, अपना जो अंग्रेजी भाषा था उसको पूरा प्रचार कर रहा था, वह पूरा प्रचार कर रहा था अंग्रेजी भाषा के। तो अब जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण, जिसे इसके पहले हम लोग 3 कारण पढ़े थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। बहुत सारे कारण थे दोस्तों, जो भारत का क्या राष्ट्रवादी उदय होने का बहुत सारे कारण था, एक ही कारण नहीं था जिसके तहत भारत में हर व्यक्ति के अंदर से राष्ट्रीय चेतना का जग गया। देखिए उसमें से कुछ और जानते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध असंतोष, जितने भारतीय लोग थे, वो सारे जो भारतीय लोग थे अंग्रेज के खिलाफ
क्या हुए थे, आक्रोश थे, क्या कि वो हर तरह से भारतीयों को क्या कर रहा था, शोषण कर रहा था। इस चलते जितने भी भारतीय थे सब क्या के थे, विरोध थे, माने असम जितना भी उसका रीति रिवाज था, जितना जो सरकार चलाने का ढंग था, उससे कोई भारतीय खुश नहीं थे। आर्थिक कारण दोस्तों पढ़वे कि वो अपना उपनिषद यहाँ लाया था, और यहाँ के जो जितने छोटे मोटे उद्योग थे, जो किसान थे, सबका आर्थिक स्थिति क्या किया दिया था, खराब कर दिया था। अगला था अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। इसमें जो अंग्रेज जो था अपना जो अंग्रेजी शिक्षा था उसका क्या कर रहा था, प्रचार करता, लेकिन उसमें भी भारत के जो छात्र थे, जो टीचर थे, वह सबके साथ दिए, उसका क्या किए, विरोध किए, उसका क्या किए, उतना प्रसार नहीं किए, उनका क्या किए, विरोधी किए। मध्यम वर्ग का उदय, इसमें बहुत बढ़िया भूमिका लगा। वकील, डॉक्टर, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोग क्या किए कि अंदर अंदर सब भारतीय के जुनून में, यानी कि भारतीय के जितना भी थे सब, इससे पढ़ल लिखल लोग की बात थोड़ा कौन लोग कोई ज़्यादा मानता है। इस चलते मध्यम वर्ग के लोग बहुत बढ़िया भूमिका लगा। वकील, डॉक्टर, मास्टर, ये सब जो था हर गांव में जा जा के जितने एरिया में जाता था वहाँ पर क्या करता था, आक्रोश उत्पन्न करता था अंग्रेज के प्रति, जिससे का हो हम लोग अपना राष्ट्र को, अपना देश को क्या करें, स्वतंत्र करें। इसके लिए इन लोग बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। साहित्य एवं समाज पत्र का योगदान, साहित्य जैसे जो भी राइटर थे, लेखक थे, जो पत्रकार थे, ये लोग भी अपने तहत से, अपने भूमिका से देश आजाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाए। क्या कि एक पत्रकार जो था एक बार लिखता हजारों लोग जानते थे, इन लोग भी अंदर अंदर बहुत सारे मेहनत क्या किए, देश आजाद होकर प्रति किए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, इसे सामाजिक रूप से जिसे कि मानते हैं विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ये सब क्या थे, समाज को धार्मिक रूप से सुधार के, माने कि धर्म को आधार पे ना सबको बताते थे, समझाते थे अपने देश के प्रति, ना कि आज़ाद होने के प्रति अंग्रेज को टैक्स नहीं देना है। तो जो भी प्रक्रिया था उस सारे प्रक्रिया में कहा कि इन लोग आंदोलन में भाग लेते। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के संपर्क, सब कोई का नाम था जो पश्चिमी सभ्यता को साथ नहीं देना, यानी कि अंग्रेज को साथ नहीं देना, उसका बनाया हुआ फैक्ट्रिक से जो माल आता था उसको नहीं खरीदना, अपने से ना टोटल माने अपने स्थिति पे कायम रहना है, अंग्रेज को हम लोग को साथ नहीं देना है। प्राचीन संस्कृति ज्ञान, जो हम लोग का अपना संस्कृति का पहले का जो ज्ञान है उसी आधार पर हम चलेंगे, इन्हें कि अंग्रेज के आधार पे नहीं थे। इसके लिए भी बहुत सारे नेता क्या किए थे, प्रयत्न किए थे, प्रयास किए थे। भारतीय राजनीति का एकीकरण, जो भारत के राजनीतिक में जो दल थे सबको एकजुट किया जा रहा था कि जब तक एकजुट नहीं होएगा तब तक अंग्रेज से नहीं लड़ पाएगा। जब एकजुट हो जाएगा तो एकता में क्या होती है, बल होता है। सरकार की गतिगामी नीतियां, सरकार जो था बहुत सारा एक्ट लाया था, बहुत सारा कानून लाया था, जिसके तहत क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, पर भी उसको क्या कहेंगे, संभालने के लिए सबको क्या किया, एकजुटता बनाया। सरकार के गतिगामी हो गया। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, इसमें जितने भी राजनीतिक संस्थाएं थे भारत में उन लोग का भी बहुत अहम योगदान रहा, जो घरे घरे जाके अगल बगल लोगों के बता के देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उजागर किए, अंग्रेज के प्रति विद्रोह आकर्षित किए। सब कोई का बहुत ज़्यादा दोस्तों योगदान रहा, जिसके तहत आज हमारा देश का हुआ, आज़ाद रहा।